औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कंप्यूटर के एक आसान कोर्स का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में आप मेरी एक वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उस सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का दूसरा पार्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुसूसी ऑफ़र देना चाहता हूँ। वो ऑफ़र ये है, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरी ये ऑफ़र उमूमी तौर पर तमाम स्टूडेंट्स के लिए और ख़ुसूसी तौर पर उन तालिबात के लिए है जो कंप्यूटर सीखने का शौक़ रखती हैं लेकिन उन्हें वक्त निकालने, सफ़र करने, मुझ तक पहुँचने और क्लास अटेंड करने में मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पर MS ऑफिस 2007 इंस्टॉल कर लें। मेरी पहली 3 वीडियोस कंप्यूटर के तारुफ से मुतल्लिक होंगी। इसमें आपने अमली तौर पर कुछ नहीं करना, सिर्फ तवज्जो से वीडियो देखनी है। इसके बाद तरतीब से मेरी वीडियो मोबाइल पर चलाकर पास रख लें और मेरी हिदायत के मुताबिक हर ऑप्शन पर अमली तौर पर काम करें। तमाम वीडियोस मुकम्मल करने से आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होगा कि आपने कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इसके लिए आप अपने किसी सरपरस्त के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाएं। मैं आपसे 15 मिनट का मारूजी इम्तिहान लूँगा और मुनासिब फ़ीस की अदायगी के बाद आपको कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा दे दूँगा। इस डिप्लोमा को आप अपनी CV में शामिल करके किसी भी कंप्यूटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफ़र के बाद मैं बिला तख़ीर अब अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ और आपको बताने लगा हूँ कंप्यूटर के तारुफ में जो मैंने चीज़ें आपको बताई वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर की मेमोरी 3 किस्म की होती है। ये 3 किस्म की मेमोरी कंप्यूटर में काम करती है। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इन 3 किस्म की मेमोरीज़ में एक मेमोरी का ताल्लुक आपसे नहीं होता, जबकि 2 मेमोरीज़ का ताल्लुक आपसे होता है। अब उसकी तफसील में जाने से पहले मैं एक उमूमी बात आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जो मेमोरी इस्तेमाल होती है वो 3 किस्म की है और वो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। पहली मेमोरी, उसको हम रैम बोलते हैं। दूसरी मेमोरी जो हम हार्ड डिस्क में अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, और तीसरी मेमोरी जिसको हम रोम बोलते हैं। अब हम ज़रा इन पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे और बारी बारी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले रैम का मतलब यह है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो आपके किए हुए काम आपको दिखाती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि कंप्यूटर पे आप बैठे, आपने एक फ़ाइल खोली और फ़ाइल खोलने के बाद उसमें कुछ लिखना शुरू किया या कुछ बनाना शुरू किया, तो ये जो चीज़ आप बना रहे हैं या लिख रहे हैं आपको समझ आ रही है, आपको नज़र भी आ रही है, कंप्यूटर आपको दिखा भी रहा है। तो ये काम, दिखाने वाला काम कौन कर रहा है? ये आपके सामने यही रैम कर रही है और इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की बुनियादी मेमोरी, या आप यूँ कह लें कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आर्जी तौर पे आपके सामने आ रही होती है और आप उस पर काम कर रहे होते हैं। आप जो कुछ बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं आपको वो दिखा रहा होता है और वो ये रैम आपको दिखा रही होती है। ये रैम एक कार्ड की शक्ल में आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड है और वहीं से ये काम कर रही है। आप इस मेमोरी की मदद से आप अपना काम कर रहे हैं, आप उसमें एडिट कर रहे हैं, आप उसमें जमा तफरीक जो भी आप कर रहे हैं वो आपका मसला है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो आपको दिखाने वाली चीज़ जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी एक आर्जी मेमोरी कहलाती है और ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है। वो कार्ड किस शक्ल में उसमें इंस्टॉल्ड होता है, मैंने आपको ये कार्ड दिखा दिया। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन ये सिर्फ एक काम नहीं करती कि आपका किया हुआ अमल आपको दिखाती है, इसकी एक दूसरी ज़िम्मेदारी भी है।
वो जिम्मेदारी ये है कि कंप्यूटर पे आपकी रैम दो तरह का काम करती है। एक काम ये करती है कि वो आपको आपका किया हुआ अमल आपको दिखा रही होती है, और दूसरा काम ये करती है कि ये कंप्यूटर की स्पीड को भी कंट्रोल करती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, और ये मेमोरी आपके साथ दो काम करती है। पहला काम ये करती है कि आपका किया हुआ काम आर्जी तौर पर दिखाती है, और दूसरा ये कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है। अब कंप्यूटर की स्पीड आप कहेंगे कि वो कैसे बढ़ाती है। आपने एक अच्छा कंप्यूटर बनवाया, उसमें सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी लगवा ली, आपने वो पूरा सेट मुकम्मल कर लिया, लेकिन रैम आपने उसमें कमज़ोर डाल दी, तो अब आपका वो कंप्यूटर अच्छा होने के बावजूद अच्छा काम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि आपने रैम उसमें कमज़ोर डाल लिया, और कमज़ोर रैम की वजह से कंप्यूटर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह नहीं देता। जब आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए, या आपका कंप्यूटर ठीक तरह से काम ना करे, या रिस्पांस लेट देना शुरू कर दे, मरीज़ों वाला रिस्पांस उसका हो जाए, तो आप यूँ समझ लें कि उन 3 कामों में से जो मैं आपको बताने लगूँ एक काम हो गया है। यानी कंप्यूटर में से 3 चीज़ें हो सकती हैं उसके स्लो होने की वजह, और वो वजूहात आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। पहली वजह यह हो सकती है कि कंप्यूटर पे आपने बहुत ज़्यादा लोड डाला हुआ है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया और आपका कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। और उसकी तीसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपकी रैम कमज़ोर है, जो अपना सही तरह से काम नहीं कर पाती, और आपका रिस्पांस वो आपको लेट देती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो रैम का रोल कंप्यूटर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये बड़े अहमियत है इसकी, और ये अपनी अहमियत के साथ काम करती है। तो आप जहन में रख लें कि आपका किया हुआ काम दिखाने वाला ये कार्ड है जो आपको दिखाता है, और दूसरा ये कि यही कार्ड जो है, यही रैम जो है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। ये रैम एक कार्ड की शक्ल में, 2 कार्डों की शक्ल में, 3 कार्डों की शक्ल में, हत्ता कि 4 कार्डों की शक्ल में आप इसको लगा सकते हैं। यानी मदरबोर्ड पे आप जब रैम बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी स्लॉट्स बनी होती हैं। तो एक स्लॉट में एक रैम आपने डाली, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आप दूसरी डाल दें, तीसरी डाल दें, चौथी डाल दें, 3-3, 4-4, यानी आप कंप्यूटर की रैम बढ़ा के कंप्यूटर से अच्छा काम ले सकते हैं, तेज़ रफ्तार काम ले सकते हैं, और अच्छी स्पीड के साथ कंप्यूटर को चला सकते हैं। जब आप अपना ये आर्जी काम एडिट कर लेते हैं उसको, आपके जहन में बात आ गई कि आपने अपना काम यहाँ कर लिया है, तो आप इसको कंप्यूटर में सेव करते हैं। जब आप इसको सेव करते हैं तो ये काम यहाँ रैम से शिफ्ट होके आपकी अगली मेमोरी में चला जाता है। अगली मेमोरी कौन सी है वो मैं आपको उसकी तफसील बताने लगूँ। इससे अगली मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी कहलाती है, और हार्ड डिस्क असल में आपका मेमोरी बैंक हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में जो चीज़ आप रख देते हैं या डाल देते हैं या भेज देते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन की शक्ल में, वो पक्का महफूज हो जाती है उसमें। और अगर 10 साल भी कंप्यूटर पड़ा रहे और आप ऑपरेशनल हालत में मौजूद हो, और आप अगर 10 साल बाद भी उसको खोलेंगे तो वो मेमोरी जो आपने सेव कर दी हुई है कंप्यूटर पे, पिछली मेमोरी चूँकि आर्जी मेमोरी थी, जब इस पे आई तो वो आपकी मेमोरी परमानेंट हो गई। अब वो परमानेंट मेमोरी आपके कंप्यूटर पर मौजूद रहेगी, और उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक आप उसको हटा नहीं देते या आप उसको खुद से डिलीट नहीं कर देते। तो जब आप आर्जी तौर पर काम कर रहे होते हैं तो रैम पे काम कर रहे होते हैं। रैम से काम जब आप सेव करते हैं कोई फाइल, तो वो फाइल, ये जो येलो वाला निशान आपको नज़र आ रहा है जिस पे मैं माउस पॉइंट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वो फाइल जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन की शक्ल में आती है, और ये क्रेन उसको उठा के हार्ड डिस्क के ऊपर रख देती है। अब ये बात याद रखिए कि हार्ड डिस्क को इसलिए हार्ड डिस्क बोलते हैं कि ये स्टील की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, इसलिए इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। और ये मैग्नेटाइज है, ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन जितनी इसको वसूल होती है, ये सारी की सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को पक्का पकड़ लेती है और उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि इसने घूमना होता है और ये घूम के अपना काम करती है। इसलिए इस पे रखी हुई डिजिटल इन्फॉर्मेशन मैग्नेट सिस्टम के ज़रिए ये पकड़ लेती है। और एक और बात ज़हन में रखिए कि हार्ड डिस्क
एक बंद किस्म की हार्ड डिस्क है, यानी ये मैंने आधी खोली हुई है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आधी जो है इसके ऊपर रख के जब इसके नट कस दिए जाते हैं तो कंपनियां जब हार्ड डिस्क बनाती हैं तो उनके अंदर एक ख़ास किस्म की गैस भरी जाती है, और वो गैस जो है वो इस हार्ड डिस्क को मूव करने में आसानी फराहम करती है और एक ऐसी इन्वायरमेंट फराहम करती है जिससे ये आसानी से मूव करती है। तो इसलिए आप ये बात ज़हन में रखिए कि जब हार्ड डिस्क आप देखते हैं तो उसके ऊपर किसी न किसी जगह पे एक स्टिकर लगा होता है और उस पर एक वार्निंग लिखी होती है कि आप इसके 6 नट्स में से 6 नट लगे होते हैं और ये एयर टाइट और वाटर टाइट होती है, इसमें कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, ना कोई हवा और ना कोई चीज़। तो ये अगर आप इसका एक नट भी खोलेंगे तो कंपनियों ने आमतौर पे इस पे लिखा होता है कि आपके एक नट खोलने से हमारी गारंटी और वारंटी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हार्ड डिस्क आपका मेमोरी बैंक है और ये आपका असल मेमोरी बैंक है। तो इस लिहाज से तलबा व तलबात आपने देख लिया कि 2 किस्म की मेमोरीज़ जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इनका ताल्लुक़ आपकी ज़ात के साथ है, ये आपके साथ काम करती हैं और ये आपके लिए हैं। अब मैं जिस मेमोरी की तरफ जाने वाला हूँ उसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है, उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है। और वो मेमोरी कौन सी, पहले हार्ड डिस्क के बारे में ये देख लें कि हार्ड डिस्क के बारे में आप अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे। अंग्रेजी में कहेंगे हार्ड डिस्क और फिक्स्ड डिस्क इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन की शक्ल में जो चीज़ इस पर भेजते हैं वो इसको अपने मैग्नेट सिस्टम के ज़रिए पकड़ लेती है और आपकी चीज़ को महफूज रखती है। अलबत्ता जो अगली मेमोरी है, अब 2 मेमोरीज़ का जिक्र करने के बाद मैं तीसरी मेमोरी की तरफ जाने वाला हूँ, और ये तीसरी मेमोरी जो है इसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है। अब वो ज़रा समझ लें कि वो उसका ताल्लुक़ आपसे क्यों नहीं है। इस मेमोरी को हम बोलते हैं रोम, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। क्या मतलब है जी? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से ही आपको पता चल रहा है कि आप इस मेमोरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते, आप इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। और ये वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां जब कंप्यूटर को एक पूरा लाएअमल देती हैं कि जब बिजली ऑन हो जाए तो तुमने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर क्या करना है, और एट द एंड कैसे डेस्कटॉप ऑन कर देना है। तो ये मुख्तलिफ मरहलों से आपके बिजली का बटन ऑन करने से लेकर आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऑन होने तक ये मेमोरी आपके लिए काम करती है। लेकिन इसका नाम रीड ओनली मेमोरी इसलिए है कि इसके साथ इसके बारे जो चीज़ें ये आपके सामने रख रही होती है, जो स्क्रीन पे आ रही होती हैं या जो मैसेज ये डिलीवर कर रही होती है, उन मैसेज को आप ना चेंज कर सकते हैं, ना उनकी तरतीब बदल सकते हैं और ना उनके साथ कोई अल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये मेमोरी कंपनी ने बनाई और एक चिप में डाली, और वो चिप जो है वो इंस्टॉल कर दी किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ पक्की फिक्स कर दी उन्होंने, और उसमें उन्होंने प्रोग्रामिंग डाल दी और उसको कंप्यूटर को बता दिया कि जब बिजली ऑन हो तो ये मरहले पार करके तुमने वो ऑन करना है, इसका डेस्कटॉप ऑन करना है। तो कंप्यूटर के बिजली का बटन ऑन होने से लेकर कंप्यूटर के डेस्कटॉप के सामने आने तक जितने मरहले होते हैं वो सारी प्रोग्रामिंग कंपनी ने करके इस चिप के अंदर डाल दी, और ये चिप जो है वो मदरबोर्ड के साथ फिक्स कर दी। और यही वजह है कि ये मेमोरी भी परमानेंट ही होती है, लेकिन ये मेमोरी जो है आपके साथ काम करती है, आपके सामने काम करती है, लेकिन आपका ताल्लुक इससे कोई नहीं होता। आप सिर्फ उसको देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंपनियां ऐसी हैं जो ये F1 वगैरह की कमांड डाल देती हैं, और ड्यूरिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर आपको कहता है जी F1 क्लिक करें, तो आप फिर F1 के लिए बाज़ कंपनियां और बाज़ विंडोज़ ऐसी होती हैं जो आपसे F1 मांगती हैं। इसके अलावा इस मेमोरी के साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो 2 किस्म की मेमोरीज़ के बारे में अज़ीज़ तलबा व तलबात हमने पढ़ा। अब हम आते हैं अगली चीज़ की तरफ, और वो ये है कि जिस तरह हमारी फैमिली मुख्तलिफ़ अफराद पर मुश्तमिल होती है, इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी मुख्तलिफ़ डिवाइसेस पे मुश्तमिल होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जिस तरह हमारा ख़ानदान है और उसमें जैसे वालदैन हैं, बहनें हैं, भाई हैं और एक पूरी फैमिली है, मुकम्मल फैमिली, इसी तरह कंप्यूटर भी एक फैमिली का नाम है। इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, वो काम करती हैं, तो तब कंप्यूटर काम करता है।
एक बात तो आपके जहन में मैंने पिछली वीडियो में डाल दी थी कि कंप्यूटर दो चीज़ों का मजमूआ है। एक तो ये कि ये इसमें सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं और दूसरा ये कि इसके साथ हार्डवेयर भी मौजूद है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके दोनों मिलके काम करते हैं तब कंप्यूटर चलता है। अब आपको अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि जिस तरह हमारी फैमिली में वालिदैन के साथ उनकी औलाद, बेटे और बेटियां मिल के काम करते हैं तो एक ख़ानदान का निज़ाम चलता है, इसी तरह कंप्यूटर पर भी इसके साथ दो चीज़ें तो पहले से काम कर रही होती हैं और बाकी चीज़ें इसके साथ बाद में आप लगाते हैं तो वो उसके साथ काम करना शुरू कर देती हैं। अब एक लम्हे के लिए आप मेरे साथ रहें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी फैमिली कैसे ग्रुपों में तकसीम है। मैं उनके ग्रुप्स आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला ग्रुप है, 3 ग्रुप आम तौर पे एक फैमिली के 3 ग्रुप होते हैं, यानी उसके मेंबरान जो है वो 3 ग्रुपों में तकसीम होते हैं। पहला ग्रुप ये है, उसमें वालिदैन मौजूद हैं यानी अम्मी और अब्बू। इसी तरह इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक माइक्रो प्रोसेसर है और एक मदरबोर्ड है। यहाँ मदरबोर्ड के नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेकंड कमांड, कंप्यूटर की सेकंड कमांड जो है वो मदरबोर्ड के पास होती है। असल काम किसने करना होता है? माइक्रो प्रोसेसर ने। अब माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड ये दोनों चीज़ें आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लगी हुई होती हैं और ये ऑलरेडी काम कर रही हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अम्मी और अब्बू यानी वालिदैन वाला काम ये दोनों अंदर हो रहे हैं और ये उसके अंदर मौजूद हैं। अब आप इस कंप्यूटर के साथ बहुत सारी डिवाइसेस अटैच करते हैं जो बाहर से आप लगाते हैं। तो उन डिवाइसेस, जिस तरह मैं आपको तफसील उसकी बता चुका हूँ कि पेरिफेरल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल्स में वो डिवाइसेस आती हैं जो कंप्यूटर के बाहर से अटैच की जाती हैं। तो बाहर से जो कंप्यूटर में डिवाइसेस अटैच की जाती हैं उनको किताबों वालों ने 3 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। एक ग्रुप है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा ग्रुप है आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा ग्रुप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये 3 ग्रुप किताबों में आपको लिखे हुए मिलेंगे और चौथा ग्रुप जो है, आप परेशान ना हो, चौथा ग्रुप जो है वो मैंने क्रिएट किया और उसकी मैं वजह बताने लगा हूँ कि मैंने क्यों क्रिएट किया है और इन डिवाइसेस के काम क्या हैं। इस पे अब हम आगे चल के तफसील बयान करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने आपको जो बात बताई उसका लुब्बे लुबाब ये है कि कंप्यूटर के साथ 3 किस्म की डिवाइसेस अटैच की जाती हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक अलग डिवाइस हो गया और 2 किस्म की डिवाइसेस इसके साथ अटैच की जाती हैं, यानी कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इनपुट डिवाइसेस हैं और कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो आउटपुट डिवाइसेस हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका तीसरा ग्रुप है। अब फैमिली में आप एक नज़र दौड़ा लें तो वालिदैन का एक ग्रुप हो गया, बहनों का दूसरा ग्रुप हो गया और बेटों का तीसरा ग्रुप हो गया। इसका मतलब यह है कि आपकी कीन फैमिली में 3 ग्रुप मौजूद हैं। अब अगर आप इस फैमिली को एक्सटेंड या एक्सपैंड करना चाहें तो फिर आप बहुत सारे ग्रुप और भी बना सकते हैं, मसलन खालाजाद, मसलन मामूजाद, मसलन फूफीजाद, मसलन तायाजाद, चचाजाद। अगर इस तरह शामिल करें तो फिर और भी मज़ीद लोग भी इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो इनपुट डिवाइसेस, सीधी सी बात है, वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए आप उसमें डाटा इन कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए आप उससे डाटा आउट कर रहे हैं। और तीसरा ग्रुप, आपका तीसरा यूनिट, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको आप आम लफ्ज़ों में CPU भी कहते हैं। अब ज़रा इनकी तफसील की तरफ चलते हैं और फिर मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि कॉमन डिवाइसेस कौन सी हैं और उनको मैंने कॉमन डिवाइसेस के ग्रुप में क्यों डाला है और उसकी वजह क्या है। आगे चल के इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम किसकी तरफ? हम आते हैं जी इनपुट डिवाइसेस की तरफ। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की बहुत सारी हैं, वो आप जहन में रखें। सबसे पहली इनपुट डिवाइस जो है आपको लेफ्ट हैंड टॉप लेफ्ट पे आपको नज़र आ रही है और वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो चूँकि इसके ज़रिए बेशुमार डाटा हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करके फीड करते हैं, इसलिए इसको हम सबसे बड़ी इनपुट डिवाइस भी तस्वर करते हैं। इनपुट में सबसे ज़्यादा इन ये जो डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डाली हैं, इन डिवाइसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है और कीबोर्ड के ज़रिए हम बहुत सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और ये हमें कंप्यूटर में चूँकि डाटा इन करता है और इन करने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए इसको सबसे बड़ी इनपुट डिवाइस कहते हैं। अजीज़ तलबा व तलबात, आप
एटीएम पे गए होंगे, एटीएम पे भी एक न्यूमेरिकल कीपैड लगा होता है जिसमें आप अपनी रकम वगैरह एंटर करके एटीएम को बताते हैं कि मुझे कितने पैसे चाहिए। वो भी चूंकि कंप्यूटर का ही एक हिस्सा है, इसलिए अगर ऐसी चीज़ हो यानी न्यूमेरिकल कीपैड आपके सामने हो तो आप उसको भी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कहेंगे। इसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस जितनी भी हैं वो खा इस शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, जितनी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं या कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं वो जो है इनपुट डिवाइसेस में शामिल होती हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस में ये एक बेहतरीन किस्म की डिवाइस जिसे हम माउस कहते हैं ये है, और ये हमें डाटा इन करने में हमारी हेल्प करता है। इसी तरह रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, रिमोट कंट्रोल भी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में शामिल होता है। लेफ्ट हैंड पे सेंटर में आप देख रहे हैं जॉयस्टिक जो है आजकल गेमें आ रही हैं कंप्यूटर पे ऐसी, जिन गेमों का पूरा पैक आता है और वो पैक खोल के हम उसकी तारें कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं मुख्तलिफ जगह पे, और जोड़ के जब हम वो गेम चलाते हैं तो उसमें जॉयस्टिक का एक बड़ा रोल होता है। जॉयस्टिक आप उसको एक हाथ से पकड़ते हैं और उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के बटन्स मौजूद होते हैं और वो बटन्स जो है वो काम करते हैं। मसलन गाड़ी दौड़ रही है तो गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पीछे हटाने के लिए, रिवर्स गियर लगाने के लिए वगैरह वगैरह, ये बटन यहाँ आपके पास मौजूद होते हैं और इन बटनों से काम लेके आप वो गेम खेल रहे होते हैं। ये जॉयस्टिक जो है ये किसी भी सिस्टम की इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से टच स्क्रीन जो है अगर आपके पास मौजूद हो, कोई ऐसी स्क्रीन जिस पे टच करके आप काम कर रहे हो, ये वाली स्क्रीन है कई बार एटीएम में भी लगी हुई देखी हैं, तो वो चूँकि उसको टच करके हम उसको बताते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है, एटीएम मशीन भी एक कंप्यूटर ही है। उसको जब हम टच करके बताते हैं कि जी मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो वो टच स्क्रीन बजाते खुद इनपुट डिवाइस का काम कर रही होती है। इसके अलावा अगली चीज़ आप देख रहे हैं कि स्कैनर स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन कुरान पाक का कोई एक सफ़ा या कोई आयतें हैं जो आप स्कैन करके कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो वो चीज़ें डालने के लिए आपको पहले उसकी एक कलर कापी हासिल करना होती है और वो कलर कापी आपको स्कैनर देता है। आप उस पर उल्टा करके वो चीज़ रख देते हैं, जिस चीज़ को आप जिसका यानी अक्स आप कंप्यूटर पे लाना चाह रहे हैं वो आप उस पर उल्टी करके रख देते हैं, तो वो उसका ऊपर वाला फ्लैप बंद करते हैं और फ्लैप बंद करने के बाद आप जो है उसको कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि इसके ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है उसकी एक कलर कापी बनाओ, तो वो उसकी कलर कापी डाटा की शक्ल में कन्वर्ट करता है और वो आपको दे देता है। और चूँकि स्कैनर आपको हेल्प कर रहा है कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करने के लिए, इसलिए इसको भी इनपुट डिवाइस कहते हैं। आगे आप देख रहे हैं ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो आजकल डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी आप पेन लेते हैं, मखसूस किस्म के पेन होते हैं, उनके ज़रिए आप ड्राइंग करते हैं या ग्राफिक्स बनाते हैं। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए आपको एक ख़ास किस्म की स्क्रीन टैबलेट पे दी जाती है और आपको एक पेन दिया जाता है कि जी आप अपनी डिज़ाइनिंग इस पर करें। और डिज़ाइनिंग करने के बाद जब आप उसको सेव करना चाहते हैं तो उसी टैबलेट के अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं, उसको आप ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो आपका डाटा सेव कर ले। यानी आपने जो तस्वीर बनाई या जो डिज़ाइनिंग की या जो कोई साइन किए या कोई काम किया, वो आप उसमें जब महफूज करना चाहते हैं तो वो चूँकि टैबलेट आपकी हेल्प कर रही है कंप्यूटर के अंदर डाटा इन करने के लिए, इससे भी हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में शामिल करते हैं। आगे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है और ये है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन बजाते खुद चूँकि आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम इनपुट डिवाइसेस में शामिल करते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं है। डिजिटल कैमरा आपको बहुत सारी तस्वीरें कंप्यूटर के अंदर डालने में आपकी मदद करता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ये चीज़ भी आपको कंप्यूटर में डाटा इन करने के लिए आपका बहुत बड़ा हेल्पर है कि आपको मुख्तलिफ मनाज़र की तस्वीरें आपको कंप्यूटर में फीड करने में आपका मददगार है। वेब कैम के ज़रिए आप एक जगह की तस्वीर दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन ये इनपुट डिवाइस है इस लिहाज से कि आप जिस कंप्यूटर पर बैठे हैं, आपने कैमरा लगाया, कंप्यूटर के साथ अटैच किया, उसका रुख अपनी तरफ किया, तो उस कैमरे ने आपका और आपके कैमरे का मंजर, आपके चेहरे का मंजर अगले बंदे तक पहले कंप्यूटर में इन किया और फिर अगले बंदे तक पहुँचा दिया। इसी तरह जो बंदा आपसे गुफ्तगू कर रहा है कहीं दूर बैठ के, उस बंदे की तस्वीर और उसकी आवाज़ वहाँ से रिकॉर्ड होकर आप तक आ रही है। तो वो अगर कैमरा वहाँ लगा हुआ है तो उसके लिए इनपुट डिवाइस है, और अगर आपके पास लगा हुआ है तो ये आपकी इनपुट डिवाइस है।
इसी तरह आखिर में आप देख रहे हैं कि लाइट पेन्स जो है, लाइट पेन्स के साथ भी आजकल बहुत सारी डिज़ाइनिंग हो रही है और कंट्रोलिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डिज़ाइन इससे बनते हैं, तो स्क्रीन पे डिज़ाइनिंग करने के लिए आप लाइट पेन इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जो इस सारी बहस के साथ हमने जो लुब-ए-लुबाब आपको निकाल के दिया वो ये है कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डिवाइस नज़र आए तो आप उसका फंक्शन पूछ लें कि जी क्या फंक्शन है इसका। अगर वो इन कर रही है कोई चीज़ कंप्यूटर में वो डिवाइस, तो वो इनपुट डिवाइस है, और अगर आउट कर रही है तो वो आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस देखने के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमें बहुत सारी डिवाइसेस वहाँ भी मिलती हैं जो हमारे लिए सिर्फ आउट का काम करती हैं। ये बात आप पहले से ज़हन में रख लें कि इनपुट डिवाइसेस सिर्फ एक काम कर रही हैं और वो आपका डाटा इन कर रही हैं, और आउटपुट डिवाइसेस आपका डाटा आउट कर रही हैं और इन कुछ नहीं कर रही, यानी हर डिवाइस अपना एक काम कर रही है। इस नुक्ते पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आगे चल के मैंने आपको एक चीज़ समझानी है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसों की तरफ, और आप देख रहे हैं कि आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस तो आप ज़हन में रख लें कि जी आपका मॉनिटर है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा कि मॉनिटर आजकल हमारे पास 2-3 शक्लों में मौजूद हैं। वो जो टीवी की तरह के मॉनिटर होते थे वो बहुत कम रह गए हैं, अब उनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया क्योंकि बहुत हैवी थे, एक जगह से दूसरी जगह रखना, ले जाना, लाना उनका थोड़ा मुश्किल काम था, तो उसकी जगह ले ली एलसीडी ने। एलसीडी आई तो उसने उस काम को थोड़ा हल्का कर दिया, पतली सी है, आराम से आप रख सकते हैं, आराम से आप चला सकते हैं, आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। तो एलसीडी क्या चीज़ होती है, थोड़ी सी हल्की सी तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ कि एलसीडी का मतलब है लिक्विड कलर डिस्प्ले। लिक्विड कलर डिस्प्ले का मतलब ये है कि इसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल हुआ है, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल हुआ। तो लिक्विड के ज़रिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी एलसीडी ने, और बहुत अरसा दी एलसीडी यानी लिक्विड कलर डिस्प्ले बहुत अच्छे तरीके से हमारा इसने साथ दिया और बड़ा तवील अरसा दिया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था कि हम इसको बहुत बड़े साइज़ में नहीं बना सकते। वजह यह है कि उसमें चूँकि लिक्विड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और लिक्विड को बहुत ज़्यादा चौड़ाई में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई आप 18 इंच की स्क्रीन पे तक देख सकते हैं। 18 इंच की स्क्रीन से जब बात बढ़ के आगे जाती है तो फिर वो टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, यानी लिक्विड टेक्नोलॉजी आपका साथ नहीं देती, क्योंकि 18 इंच से ज़्यादा किसी माया को किसी लिक्विड को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो 18 इंच तक उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। उससे आगे जब बात बढ़ी तो हमारे पास एलईडी आ गई, दूसरी चीज़ आ गई। अब हमने कई बार सुना एलईडी क्या होता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एलईडी का मतलब क्या है। तो एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड इस वक्त आपके सामने एलईडी है, यानी ये जब देखें आपके 18 इंच से कोई चीज़ ज़्यादा है तो फ़ौरन समझ लें कि ये जो है लिक्विड टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये दूसरी टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो कितना बड़ा भी हो सकता है। आप बड़े शहरों में आप न्यून साइन देखते हैं, बड़े बड़े साइन बने होते हैं और उन पे तस्वीरें चल रही होती हैं, रात को बड़ी खूबसूरती से वो तस्वीरें चला रहे होते हैं और इश्तार चल रहे होते हैं उस पर। तो वो सारी जो है वो एलईडीज़ हैं, क्योंकि एलसीडी का काम 18 इंच तक था, उसने वहाँ तक किया, उससे आगे उसने साथ नहीं दिया। उससे आगे हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी आई, और ये हम चाहें तो 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी बड़ी भी, बल्कि इससे बड़ी भी एलईडीज़ हम बना सकते हैं और चला सकते हैं। और एलईडीज़ आप अपने घरों में टेलीविज़न की नशरियात देखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी भी साइज़ में हो सकती है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा साइज़। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस आपके पास 2 किस्म की हो सकते हैं, यानी एलसीडी भी आप कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं, अतः के मॉनिटर भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा मॉनिटर एलसीडी के अलावा आप एलईडी लगा सकते हैं। और ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये एलईडी की तस्वीर है, और ये आपकी सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस है। ये अगर ना हो तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, आप उसके से क्या काम ले रहे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस आपके सामने आ गई और उसकी तफसील आपको मालूम हो गई। अब लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं स्पीकर, ये आवाज़ आउट करते हैं, लेकिन ये ऑडियंस के लिए आवाज़ आउट करते हैं, यानी ये जितने बड़े होंगे इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए काम आ जाएंगे, लेकिन ये ऑडियंस के लिए आवाज़ आउट करते हैं।
तो ये कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। इस तरफ आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये इसको बोलते हैं हेडफोन, और ये एक बंदे के लिए आवाज़ आउट करता है। अब उन स्पीकरों में और इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि एक बंदा चाहता है कि वो अपने माहौल में बैठा रहे और अपने तौर पे कोई चीज़ सुनना चाहे और दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, तो आप हेडफोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पीकर ऑडियंस के लिए, स्पीकर की आवाज़ तो सब के लिए आएगी, लेकिन हेडफोन की आवाज़ सिर्फ एक बंदे के लिए आएगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि प्लाटर, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, ये फ्लैक्स वगैरह और ये आपके गाड़ियों पे जो नंबर वगैरह लगते हैं या जो ये चमकदार किस्म की टेपें वगैरह काट के मुख्तलिफ नामों के तरीके से या किसी फ़ोन नंबर वगैरह लगाने के लिए और नंबर प्लेटें बनाने के लिए ये प्लाटर इस्तेमाल होता है। और ये आपका नंबर स्टिकर पे काट देता है और काटने वाला बड़ी आराम से इसको उठा के आपके गाड़ी के शीशे पे या आपके मोटरसाइकिल की प्लेट पे लगा देता है। ये एडेसिव होता है और वो आपके लिए काम आता रहता है। तो प्लाटर जो है वो भी इसकी आउटपुट डिवाइस है। आगे आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की स्क्रीन थोड़े बंदों को सर्विस फ्राहम करती है, लेकिन प्रोजेक्टर जो है वो पूरी ऑडियंस को पूरी दीवार पे यही आउटपुट जो आपका एक स्क्रीन पे आ रहा होता है, यानी आपकी LCD और LED पे आ रहा होता है, उसको वो बड़ी दीवार पे लाने की सलाहियत रखता है और उसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। तो प्रोजेक्टर भी कंप्यूटर के डाटा को आउट करने का काम करता है, इसलिए हम इसकी आउटपुट डिवाइस तस्वर करते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि प्रिंटर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी देता है और कलर प्रिंटर भी आपको कलर प्रिंटिंग देते हैं। तो ये प्रिंटर भी कंप्यूटर का डाटा चूँकि आउट करता है, तो इसलिए इसको भी हम आउटपुट डिवाइसेस में शामिल करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस आपके सामने मैंने इनकी तफसील बयान की। अब मैं चलता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर दो चीज़ें लगी हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। यानी जिस तरह वालिदैन फैमिली का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ें उसका बहुत अहम हिस्सा हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उसका सरपरस्त है, उसका कमांडर है, उसका जनरल है, उसका गार्डियन है, आप उसको जो भी कह लें, लेकिन सबसे बड़ा कंप्यूटर का जो पार्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर है। और माइक्रो प्रोसेसर के साथ दूसरी जो चीज़ काम कर रही है वो उसका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर दोनों काम करते हैं, तो तब जाके आप अपने कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट देखते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो यूनिट है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें लगी हुई होती हैं। और अगर कंप्यूटर आपका इस शक्ल में हो जिस तरह मैंने आपको दिखाया, तो इस शक्ल में कंप्यूटर जो है हम इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या बोलते हैं जी? डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्क बोलते हैं मेज़ को और टॉप बोलते हैं मेज़ के ऊपर वाले हिस्से को। लेकिन हम कंप्यूटर की दुनिया में डेस्कटॉप उस कंप्यूटर को बोलते हैं जो कंप्यूटर लेटा हुआ हो, यानी इस तरह फ्लैट शक्ल में जो कंप्यूटर होता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और ये डेस्कटॉप एक कंप्यूटर की एक शक्ल है और ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका दूसरी एक शक्ल भी है, उसको हम बोलते हैं टावर कंप्यूटर। टावर कंप्यूटर जो खड़ी शक्ल में कंप्यूटर होता है उसको हम टावर कंप्यूटर बोलते हैं। और आप ये बात ध्यान में रखिए कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, परफॉर्मेंस के लिहाज से, काम के लिहाज से, दोनों पावर के लिहाज से एक जैसे हो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये वाला टावर कंप्यूटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टावर कंप्यूटर शौकीन लोग इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमने चूँकि ड्राइंग रूम में रखना है कंप्यूटर, तो इसलिए हमें टावर कंप्यूटर चाहिए ताकि ज़रा खूबसूरत हो। तो ये इसकी खूबसूरती की वजह से 2-2.5 हज़ार रुपया ज़्यादा लगता है और अब वो दे देते हैं लोग खुशी से जब उन्होंने इसको बतौर डेकोरेशन पीस इस्तेमाल करना होता है। तो फ़र्क दोनों की परफॉर्मेंस में कोई नहीं होता। तो एक आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर है। और आपको ये भी बता दूं कि टेक्निकल लोग जितने भी हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, हम हमेशा ये पसंद करते हैं, थोड़ा हमें सस्ता भी पड़ता है तो इस लिहाज से हम डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हैं, टावर कंप्यूटर नहीं लेते। टावर कंप्यूटर से हमारी दिलचस्पी कोई नहीं होती। टेक्निकल लोग जितने भी आप देखेंगे, कंप्यूटर अकेडमीज़ और कंप्यूटर अकेडमीज़ में लगे हुए कंप्यूटर, ये सारे आपको डेस्कटॉप की शक्ल में मिलेंगे। तो ये वाले कंप्यूटर टावर कंप्यूटर आपको मिलेंगे कहाँ? जहाँ लोगों ने ड्राइंग रूम में सजा के रखे होंगे, तो वहाँ आपको ये वाला कंप्यूटर टावर कंप्यूटर नज़र आएगा। अलबत्ता इसकी तीसरी शक्ल एक जो है वो है लैपटॉप। तो लैपटॉप असल में चीज़ क्या है? लैपटॉप
लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो आपको एक तीसरी शक्ल मुहैया करते हैं, फराहम करते हैं, और वो क्या चीज़ है? आपके सामने लैपटॉप में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तीनों एक ही जगह पे होते हैं और आप इससे काम लेते हैं। और ये असल में है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस है, जो ये चाहते हैं कि हम अपना कंप्यूटर अपने साथ रखें, तो वो सफ़र करते हुए इस कंप्यूटर को अपने साथ रखते हैं, वो अपना डाटा भी इसी में रखते हैं और इसको आप बोलते हैं लैपटॉप। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी, जो यानी कंप्यूटर इन तीन शक्लों में आपके सामने हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर टावर कंप्यूटर और फिर लैपटॉप। अब मैं आता हूँ एक ऐसी डिवाइसेस की, दो ऐसी डिवाइसेस हैं मेरे पास जिनकी तरफ मैं आने लगा हूँ और मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये दो डिवाइसेस जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये चूँकि कैसे काम करती हैं, पहले उन पे बहस करेंगे और फिर बताऊँगा मैं आपको कि इनको मैंने चौथे ग्रुप में क्यों डाला। तो इसमें कॉमन डिवाइसेस असल में मैंने इसका नाम इसलिए रखा कि ये दोनों तरफ काम करती हैं। उनमें से एक चीज़ मैंने आपको बता भी दी, दिखा भी दी, लेकिन उस पर मैंने क्रॉस भी लगा दिया। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये एक ऐसी डिवाइस थी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के साथ डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होती थी और ये कुछ अरसा मार्केट में रही, कुछ अरसा इसने काम किया, लेकिन ये काम इसका बहुत अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी नहीं थी, ये तकरीबन नाकाम हो जाते थे। हमने बहुत अरसा इस पर यानी काम किया जब तक ये इस पर हमने डिपेंड किया, लेकिन इस पर डिपेंड करना ज़रा नुकसानदेह था। नुकसानदेह इसलिए लिहाज से था कि यहाँ से हमने डाटा ट्रांसफ़र के लिए कुछ फाइलें डाली हैं, उसमें फ़र्ज़ करें जी 4 फाइलें डाली, हमने दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करनी है, तो वो जब हमने दूसरे कंप्यूटर पे इसको लगाया तो पता चला कि जी काम ही नहीं कर रही, या काम कर रही है तो कोई एक फ़ाइल तो मिल रही है तो दूसरी नहीं मिल रही। तो ये इस लिहाज से नापायदार चीज़ थी जो बहुत थोड़ा अरसा इसने, चंद साल इसने मार्केट में गुजारे और फिर ये ख़त्म होगी। इसको बोलते हैं फ्लॉपी 3.5। फ्लॉपी 3.5 इसके लिए भी मैं बड़ा अरसा सोचता रहा कि ये फ्लॉपी 3.5 क्या वजह है इसकी। तो एक दिन मेरे जहन में इस बात ने क्लिक किया कि मैंने स्केल उठा के जब इसको नापा तो ये चारों तरफ से 3.5 इंच इसका साइज़ था। तो मुझे पता चला कि ये इसके साइज़ की वजह से इसको फ्लॉपी 3.5 बोलते हैं। तो ये कुछ अरसा मार्केट में रही, लेकिन नापायदार होने की वजह से इस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई और अगली डिवाइस आ गई जो अब तक चल रही है। वो उस डिवाइस को आप बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं USB। USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस आपके साथ क्या काम करती है? आपका डाटा ट्रांसफ़र करती है। एक कंप्यूटर से आप डाटा लेते हैं, दूसरे कंप्यूटर में आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं। दोनों डिवाइसेस एक तरह का काम करती थी, यानी ये जो मैंने आपको फ्लॉपी दिखाई ये भी डाटा ट्रांसफ़र करती थी और ये जो इस वक्त यूनिवर्सल सीरियल बस है वो भी डाटा ट्रांसफ़र करने के काम आती है। अब मसला ये है, सवाल ये पैदा हो गया कि ये दो तरह से काम करती है, किसी जगह इनपुट डिवाइसेस के तौर पे काम करती है और किसी जगह आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे काम करती हैं। किताब में लिखा है कि 3 किस्म की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी 3 ग्रुपों में किताबों वालों ने तकसीम किया है इसको। मैं कह रहा हूँ कि ये इसका चौथा ग्रुप भी मौजूद है। तो अब इसको मैंने चौथे ग्रुप में डाला है। वजह क्या है? पहले वो वजह सुन लें। फ़र्ज़ करें मैं आपके कंप्यूटर पे गया किसी वजह से, आप वहाँ मैंने मुझे कुछ गाने या कुछ चीज़ या कोई तस्वीरें या कुछ पसंद आया, मैंने आपसे कहा जी मैंने आपसे ये डाटा लेना है, तो आपने कहा ले लें जी। तो गाना पसंद आ गया, तो कव्वाली नात पसंद आ गई कोई चीज़, तो मैंने अपने जेब से USB निकाली, आपके कंप्यूटर के साथ लगा दी। लगाने के बाद वो गाना या वो नात या कव्वाली या तस्वीर जो भी था, जो डाटा भी था, मैंने उठा के इसके ऊपर सेव किया। इसके ऊपर USB के ऊपर। अब सेव करके जब मैंने वहाँ से इसको निकाला, हटाया, तो इसने वहाँ से डाटा आउट कर दिया। इस लिहाज से ये आउटपुट डिवाइस थी। अब यही USB मैं लेके अपने कंप्यूटर पे आया और अपने कंप्यूटर पे लगा के वो जो चीज़ वहाँ से मैंने कॉपी की थी इसके ऊपर, वो उठा के जब मैंने अपने कंप्यूटर में इन की, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ ये इनपुट की डिवाइस के तौर पे काम कर रही है। अब झगड़ा खड़ा हो गया कि इसको कहाँ शामिल करें। मैंने बहुत सारे कंप्यूटर जानने वाले लोगों से भी ये सवाल किया कि आप मुझे ये बता दें कि फ्लॉपी और यूनिवर्सल सीरियल बस कौन सी डिवाइसेस हैं। तो कोई बंदा अपना एक कोई मुकम्मल सा फैसला नहीं दे सका कि जी ये कौन सी डिवाइस है। अगर आप इनपुट डिवाइसेस में इसको शामिल करते हैं तो भी गलत है, क्योंकि ये आउटपुट का काम भी करती है, और आउटपुट डिवाइसेस में इसको शामिल करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस का काम भी करती है। तो इस लिहाज से मैंने क्या किया, मैंने उसका चौथा ग्रुप बना दिया और इसका मैंने नाम रख दिया यूनिवर्सल
सीरियल बस यानी ये कॉमन डिवाइसेस, इन दोनों को मैंने उठा के इस ग्रुप में डाल दिया। तो यूनिवर्सल सीरियल बस और फ्लॉपी 3.5 दोनों मिला के हमने एक नया ग्रुप तख्लीक कर दिया। अब आपके सामने मैंने दलील भी पेश कर दी, आपको बता दिया कि ये चूँकि कोई एक काम तो करती नहीं है, इसके अलावा जितनी डिवाइसेस मैंने आपको अभी तक तफसील बताई वो सारी की सारी एक काम करती हैं। लेकिन ये दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो दो काम करती हैं। इनपुट डिवाइस का काम भी करती हैं और आउटपुट डिवाइस का काम भी करती हैं। तो इस लिहाज से मैंने क्या किया, मैंने उसको चौथा ग्रुप बना दिया और उसका नाम रख दिया कॉमन डिवाइसेस। तो ये मैंने आपके सामने जो तफसील बयान की ये डिवाइसेस की तफसील थी, यानी कंप्यूटर की फैमिली को हमने तकसीम किया और उसमें हमने 4 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप में हमने इनपुट डिवाइसेस डाल दी, दूसरे में आउटपुट डिवाइसेस डाल दी, तीसरे में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया और चौथे में हमने कॉमन डिवाइसेस डाल दी। अब आते हैं हम एक और चीज़ की तरफ, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी चूँकि कंप्यूटर के मुतलका एक इल्म है, इसलिए हम थोड़ी देर इस पे भी बहस करेंगे कि ये कौन सा इल्म है और ये आपके साथ क्या काम करता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन, आप ये ज़हन में रख लें कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे इल्म वजूद में आते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप एक मज़हब लेके आए और आपने उसके बहुत सारे अहकामात जारी किए। हमने क्या किया कि उसमें से ऐसे अहकामात जिनका ताल्लुक़ हमारी आम ज़िंदगी से था, हमने उठा के एक किताब में डाले और उस किताब का नाम हमने रख दिया इस्लामियात। अब इस्लामियात जो है वो इस्लामी उसूलों का एक छोटा सा मजमूआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो मजमूआ मौजूद नहीं था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्लामियात का भी कोई वजूद नहीं था। इसी तरह हमने 1942 में करारदाद पाकिस्तान पेश की और 1942 के बाद उस करारदाद पे अमल होना शुरू हुआ और 1947 में पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद जो हालात थे वो हमने कलम बंद किए और एक मजमून बनाया और उस मजमून का नाम है पाकिस्तान स्टडीज़, यानी मुतालिया पाकिस्तान। अब मुतालिया पाकिस्तान 1947 से पहले इसका कोई वजूद नहीं था। वक्त वो गुजरा, एक जद्दोजहद हुई, एक मुल्क बना, उसके लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी, उसके हालात क्या हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जब हमने बना के डाली तो वो एक मजमून तख्लीक हुआ और उसका नाम है मुतालिया पाकिस्तान या पाक स्टडीज़। इसी तरह थोड़े से अरसे पहले, यानी आज से 20-30 साल पहले तक सिचुएशन ये नहीं थी जो अब है, और 20-30 साल में इन गुज़श्ता आधी सदी में कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इसमें बहुत सारे नए इल्म वजूद में आए। तो उन उलूम में से एक इल्म का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इसमें लोग BS भी कर रहे हैं आईटी में, अब इसमें MS भी हो रहा है, अब इसमें MPhil भी हो रहा है, अब इसमें PhD भी हो रही है, यानी एक पूरे मजमून की हैसियत इसने इख्तियार कर ली है। तो सिंपल अल्फाज में अज़ीज़ तलबा व तलबात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि हम कंप्यूटर को बाज़-औक़ात ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बाज़-औक़ात हम दफ्तरी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर के साथ मवासलाती टेक्नोलॉजी यानी कम्युनिकेशन को भी साथ शामिल करते हैं, इंटरनेट और कम्युनिकेशन को भी साथ शामिल करते हैं, तो और उसको एक कारोबारी सतह पर जब इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जितना ये प्रोसेस होता है सारे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मुख्तसर अल्फाज में उसको यूँ कह लें कि डाटा और मालूमात बनाने, प्रोसेस करने, ज़ख़ीरा करने और इन मालूमात का तबादला करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आम तौर पर ज़ाती या तफरी टेक्नोलॉजी के बरक्स कारोबारी मामलात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं एक मिसाल से आपको ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ, कोई बंदा है, उसने बैंक ख़रीद लिया। उसने बैंक ख़रीदने के बाद फ़ैसला किया कि इसको मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क में इस बैंक की जितनी ब्रांचें हैं वो सारी की सारी मैं आपस में कनेक्ट कर दूं और मैं किसी एक जगह पे बैठ के उनको हैंडल करूं। अब उसने इस सिलसिले में जब प्लान रखा सामने तो उसके जो मुशीर थे उन्होंने उसे बताया जी कि आप किसी IT कंपनी की खिदमत हासिल करें, वो आपको बताएंगे कि जी आप किस तरह पूरे मुल्क के बैंक जो है अपनी यानी ब्रांच जो है अपनी मुल्क के अपना जो आपने बैंक ख़रीदा है उस बैंक की जो ब्रांचेज़ हैं उनको किस तरह आपस में मुंसलिक कर सकते हैं। तो IT कंपनियों की खिदमत हासिल की गई। IT कंपनियों ने उससे पूछा जी कितनी ब्रांचें हैं, कहाँ कहाँ हैं,
रिमोट एरियाज़ में हैं, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कहाँ हैं और कितनी हैं वगैरह वगैरह उन्होंने तफसील पूछ के उन्होंने उसको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी कि जनाब आप अपने बैंक की अगर ब्रांचेज आप मुंसलिक करना चाहते हैं नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो इतना इतना पैसा लगेगा, हम आपको करके देंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जो आपके साथ डिस्कस होंगे। तो अब वो उस बंदे ने क्या किया, ठीक है, उन्हें इजाज़त दे दी कि जी आप बनाएं कंप्यूटर का एक सेटअप, ऐसा नेटवर्क बनाएं कि मेरे मुल्क की सारी ब्रांचें, कोई जो बैंक उसने ख़रीदा है उस बैंक की सारी ब्रांचेज आपस में मुंसलिक हो जाएं और वो काम करें और मैं किसी एक जगह पे बैठ के उनको हैंडल करूं। अब उन्होंने क्या किया, उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, फिजिबिलिटी पे देखा कि इस पे क्या कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, उसको डिज़ाइन करना शुरू किया। फिर उन्होंने कंप्यूटर शामिल किए उसमें, और फिर कंप्यूटर्स में शामिल करने के बाद उन्होंने उनकी इंस्टॉलेशन का बंदोबस्त किया और इसी तरह तमाम ब्रांचेज में कंप्यूटर पहुंचा के उनको इंस्टॉल करके उनको चला दिया। और चलाने के बाद अब उस बंदे को जो मालिक है बैंक का, उसको बोला जी कि आपको सिर्फ चला देना काफ़ी नहीं है, आपको इसका बैकअप भी चाहिए होगा, यानी कंप्यूटर चलता रहे, कोई ब्रांच बंद ना हो, किसी ब्रांच का लिंक डाउन ना हो, ये सारी चीज़ें हम आपको बैकअप दे सकते हैं। तो बैकअप के लिए अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और इस तरीके से अब ये जो वहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट से काम शुरू हुआ और उसकी इंस्टॉलेशन और चलने तक और उसके बैकअप देने तक का जो सारा मामला था, ये सारे का सारा मामला आप यूँ समझें कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए ये काम करती है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, कंप्यूटर के तारुफ का सिलसिला अभी जारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।